देखिए, गालिब मिस्र रूट के क़याम का मकसद सिर्फ़ तनक़ीद और तहक़ीक़ या रिसर्च नहीं था। इसके अलावा सक़ाफ़ती सरगर्मियों का होना यहाँ बहुत ज़रूरी माना गया था और इसके तहत 1974 में हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम अमल में आया। मोहतरमा डॉक्टर आबिदा अहमद साहिबा इसकी पहली चेयरपर्सन थी और वो बहुत शौक़ ज़ौक़ रखती थी ड्रामे की सिन्फ़ के अंदर, और उनके ज़माने में हम सब ड्रामा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। बेइंतहा यहाँ ड्रामे पेश किए गए। करीब 80 या 85 ड्रामे जो है उन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ प्ले हुए हैं, जिनमें कुछ अहम हैं जैसे अनारकली, बेटी बड़े घर की, गालिब की वापसी वग़ैरह बहुत अच्छे ड्रामे उनके ज़माने में पेश किए गए। और आज मोहतरमा डॉक्टर रखचंदा जलील साहिबा की सरपरस्ती में एक से एक बेहतरीन ड्रामे और प्रोग्राम हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत पेश किए जा रहे हैं। ये तीसरा या चौथा मेरे ख़्याल से ये ड्रामा फेस्टिवल है। आज इसका जो है इफ्तिताह है। आज देखा अनदेखा जिसको तहरीर किया है अशोक लाल जी ने, वो पेश किया जाएगा। हाँ, देखिए, कल जो ड्रामा होगा तो वो दूसरा ड्रामा है अजीब दास्तां है। ये प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब की तहरीर है और इसको पेशकश जो है विंग कल्चरल सोसाइटी की है। उसके बाद में परसों उर्दू ड्रामा पतझड़ पेश किया जाएगा, जो इजहार आलम साहब ने तहरीर किया था। उसके बाद में जो है ट्यूसडे को ड्रामा होगा किस्सेबाजी, और उसको पेश करेंगे दानिश हुसैन साहब। तो ये हमारा 4 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल 22 तारीख़ की शाम को जो है ये इख्तिताम पज़ीर होगा। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब मिस्र रूट की पेशकश उर्दू ड्रामा फेस्टिवल 2022। आज का ड्रामा है देखा अनदेखा, तहरीर अशोक लाल, हिदायतकार जनाब फैज खान, पेशकश अंतराल थिएटर ग्रुप। काबिल सद एहतराम प्रोफेसर सदीकुर रहमान जजवारी साहब, सेक्रेटरी गालिब मिस्र रूट, हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रखचंदा जलील साहिबा, जनाब एजाज साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज के इस ड्रामा फेस्टिवल के इख्तिताम में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। गालिब मिस्र रूट की सरगर्मियों का दायरा सिर्फ शेर व शायरी, तनक़ीद व तहक़ीक़ तक महदूद नहीं है। यहाँ हर साल ड्रामा फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क के नामवर फ़नकारों को दावत दी जाती है, जिनमें कुछ ड्रामे बहुत मकबूल हुए, जिसमें गालिब की वापसी, यहूदी की बेटी, इक़बाल वगैरह वगैरह। हम सब ड्रामा ग्रुप जो गालिब मिस्र रूट की ज़हनी शाख है, इस फेस्टिवल का एहतमाम करता है। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने इसी मकसद के तहत रखी थी कि उर्दू में ड्रामे की रिवायत को मुस्तहकम और इस फन की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई हो सके। मुझे खुशी होती है कि बल्कि फ़ख्र होता है कि इस ग्रुप ने अपने मकासद को हमेशा पेश नज़र रखा और वह इक़दाम किए जिनसे उर्दू ड्रामे का फ़रोग़ हो। फ़नकारों की हौसला अफजाई भी हुई। ये सब इसलिए मुमकिन हो सका कि इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रखचंदा जलील साहिबा जैसा रास्ता दिखाने वाला और कीमती मशवरे देने वाला रहनुमा हमारी सरपरस्ती में मौजूद है। इस मरतबा भी इस फेस्टिवल में जो फनकार हिस्सा दे रहे हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई है। ये फेस्टिवल 4 दिनों तक जारी रहेगा। जैसा कि आप इल्म में है, जनाब अशोक लाल साहब का लिखा हुआ ड्रामा देखा अनदेखा पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार जनाब शाह फहद खान हैं।
ये अंतराल थिएटर ग्रुप की पेशकश है। जनाब अशोक साहब और माहिर ड्रामाकार हैं। कल प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब का लिखा हुआ ड्रामा अजीब दास्तां मुझे पेश किया जाएगा, जो विंग कल्चरल सोसाइटी की पेशकश। दानिश इकबाल साहब का नाम ही मारूफ है। ये ड्रामा विंग कल्चरल सोसाइटी की पेशकश है। 21 नवंबर को ड्रामा कल्चर पेश किया जाएगा। इसको जनाब SM अजहर आलम साहब ने लिखा है और ये लिटिल फेस्टिवल कोलकाता की पेशकश। 22 नवंबर यानी फेस्टिवल के आखिरी दिन हिस्सेबाजी पेश किया जाएगा। ये मशहूर ड्रामा निगार और आर्टिस्ट जनाब दानिश हुसैन साहब ने लिखा है और ये वही उसे पेश भी करेंगे। ये होशरुबा लिबर्टी प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश है। हम तमाम फनकारों का इस्तेमाल करते हैं और आप तमाम जो इस ऑडिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं खुश आमदीद कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फेस्टिवल बहुत कामयाब रहेगा। इस मौके पर जनाब अशोक लाल साहब की तसनीफ रोशनाई की रस्म रोनुमाई अमल में आएगी। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है प्रोफेसर सलीम रहमान जलवाई साहब से, मोहतरमा डॉक्टर अक्षता जलील साहबा से, अशोक लाल साहब से और एजाज साहब से बरह करम इसकी रस्म रोनुमाई फरमाएँ। आपको तशरीफ आ गया जी मैं अपने थोड़ा मुँह बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं सदीकुर रहमान साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक तो ये नाटक देखने आए, हालांकि ये और इन्होंने मेरे बारे में जो लिखा है किताब में उसको पढ़ के एक तो मुझे पता चला कि मेरा भी कोई तारुफ है और उसके बाद बड़ा गुरूर आ रहा है आजकल मुझे अपने ऊपर ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ डॉक्टर से दरख्वास्त है कि वो तालिब सूद की जानिब से जनाब अशोक लाल साहब की खिदमत में ये जो पेश फरमाएँ। मोहतरमा डॉक्टर अक्षता जलील साहबा। गालिब सूद की ये रिवायत रही है कि वो जब भी कोई प्ले होता है, जब भी जिस तरह की तकारीब होती है, ये अहम फनकार या अहम शख्सियत में तो पेश किया जाता है। तो आज अशोक लाल जी की खिदमत में उनका मोहतरमा डॉक्टर अक्षता जलील साहबा। हज़रात, आज इस मौके पर मैं जनाब एजाज साहब जो फातिमा अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, जिनके यहाँ काफ़ी उनके अकेडमी से बच्चे और शायद आए हुए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी बड़ी मदद फरमाई इसमें। तो अब बाकायदा इससे प्ले का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया।
आपको हम कथा सुनाते हैं। नौकरीदाता और नौकर की बात बताते हैं। कथा सुनाते हैं, नौकरी दाता और नौकर की बात बताते हैं। कथा सुनाते हैं तो देखे गौर से सामाइन, हर एक का इसमें आप चलन। चाहे अजीब ना हो ये बात, लेकिन जान ले कि बेतुकी तो है। आम सी है ये बात, मगर इसे समझना आसान नहीं। इसमें जो बात मामूली लगे उस पर शक होना चाहिए। इसमें जो कायदा है पहचाने कि वो ज्यादती है। तो देखे ध्यान से सामाइन, हर एक का इसमें आप चलन। हर एक शय शक से देखे आप, लगे वो चाहे मामूली, लगे जो मामूली तो फिर ये और जरूरी है कि पूछे आप ये सामाइन कि क्यों वो चीज जरूरी है। अगर एक घटना घटती हो हमेशा अक्सर बारंबार, तो इस कारण से ना समझे यही है कुदरत का व्यवहार। कि ऐसा तो होता ही है, कि ऐसा तो होता ही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस खूनी उथल पुथल के दौर में कोई चीज कुदरती मान ली जाए और दंगे जो किन्हीं इशारों पर उठे हैं, खप्त जो किन्हीं साजिशों में पली है और हैवानियत से पनपी है, पत्थर की लकीर बनकर रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए। तो देखिए गौर से सामाइन, हर एक का इसमें आप चलन। हर एक शय शक से देखे आप, लगे वो चाहे मामूली। हर एक शय शक से देखे आप, लगे वो चाहे मामूली। हर एक शय शक से देखे आप, लगे वो चाहे मामूली। हर एक शय शक से जल्दी करो आलसी कुत्तो। हमें अगले 2 दिन में हान स्टेशन पहुंचना है, यानी पूरा ऐंठ कर 1 दिन आगे निकलना है। जल्दी करो, आराम करो, जल्दी करो। मैं एक सौदागर हूं और एक सौदा पक्का करने के लिए ऊर्गा जा रहा हूं। सौदागरों का दूसरा दल भी ठीक मेरे पीछे है और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सौदा पक्का कर लेगा। मैंने अपनी मेहनत से, लगन से, होशियारी से और अपने आदमियों के साथ सख्त रवैये से इस सफर के पहले हिस्से को आधे से भी कम वक्त में पूरा कर लिया है, मगर बदकिस्मती से दूसरे दल वालों ने भी। जल्दी करो, वो हमारे नजदीक आ रहे हैं। तुम बैठे क्यों? इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? मैंने तुम्हें यहाँ इसे ढंग से हाँकने के लिए रखा है, न कि अपने पैसे के ऊपर चहलकदमी करने के लिए। और खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत ऊर्जा के ऑफिस में कर दूंगा। चलो आगे से। कोशिश करो और तेज। कोशिश करो। अरे तुम्हारी तो आवाज में ही दम नहीं है। तुम कभी एक अच्छे गाइड नहीं हो सकते हो। मुझसे ही गलती हो गई। मुझे और ज्यादा पैसे देकर छांट कर एक अच्छा सा गाइड रखना चाहिए था, जो कम से कम अपनी लागत के माफिक काम तो आता। चलो अब लगाओ इसे 2-4 हाथ। वैसे तो मैं मारपीट के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। अगर मैं सबसे पहले ऊर्गा नहीं पहुंचा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये तुम्हारा कोई सगे वाला है, रिश्तेदार, इसलिए तुम इस पे हाथ नहीं उठा रहे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और तुम जैसे सब लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कोई ईसा की तरह नरम दिल तो हो नहीं जो इस पे हाथ नहीं उठा रहे। लगाओ इसे 2-4 हाथ, वरना तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा।
और मारो, लेकिन अपना भी कुछ दम बचा कर रखो। मुझ पे भी थोड़ा दम रहना चाहिए अगर स्टेशन तक पहुंचना है तो। हाँ ठीक है, चल। ओ भाई, क्या उनका का रास्ता यही है? अरे हमें अपना दोस्त समझो, रुको हमारे लिए। अरे जहन्नुम में जाओ तुम लोग। हट! ये क्या, तुम खड़े क्यों? इसे आगे क्यों नहीं बढ़ा? अरे आगे बढ़ाओ उसे। चल, चलाओ। जल्दी। मैं अपने आदमियों को 3 दिन तक लगातार चलवाता रहा। 2 दिन डांट डपट कर और तीसरे दिन कुछ वादे करके। ऊर्जा पहुंचकर उन वादों के बारे में सोचा जाए। इस वक्त तो मेरा दुश्मन दल मेरे ठीक पीछे है, इसलिए मैं दूसरी रात सारी रात चलता रहूंगा और उन लोगों से इतना आगे निकल जाऊंगा कि हम लोग तीसरे दिन ही हान स्टेशन पहुंच जाएंगे, यानी उनसे ठीक 1 दिन पहले। मैंने डर में सुस्ताया, सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने डगर में सुस्ताया, सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने डगर में सुस्ताया, सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे तेज निकल आया, काहिल रहते हैं पीछे, बस चुस्त ही मंजिल तक पहुंचे। काहिल रहते हैं पीछे, बस चुस्त ही मंजिल तक पहुंचे। यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल ठीक। हाँ, यही तरीका बिल्कुल ठीक, 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 यही तरीका बिल्कुल ठीक। लो, आ गया हान स्टेशन। खुदा का शुक्र है कि मैं उन लोगों से पूरे 1 दिन आगे हूं। कम्पीट करना, स्ट्रगल करना तो इन्हें आता ही नहीं। कीचड़ में धंसे हुए नाचीज कूड़ा करकट के जैसे हैं। ये तो अच्छा है कि इनमें ऐसा वैसा कुछ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पुलिस जो मौजूद है। अरे साहब, सब ठीक ठाक, सड़कें ठीक ठाक, आदमी ठीक ठाक। सब ठीक ठाक। मैं बजाय 4 दिन के 3 दिन में ही पहुंच गया। सड़कें खराब, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं कि अगर किसी काम को एक बार हाथ में ले लेता हूं तो फिर उसे खत्म करके ही दम लेता हूं। अच्छा ये बताओ, हान स्टेशन के बाद सड़कें कैसी? आगे तो जाएगा उजाड़ रेगिस्तान है साहब। तो क्या वहां पुलिस होगी? नहीं, ये पुलिस की आखिरी चौकी है साहब। अच्छा एक बात और बताओ, आओ मेरे साथ आओ। हाँ साहब। मैं पूछ रहा था कि अगर वहां जब से इसने स्टेशन पर पुलिस वाले से बातचीत की है, सौदागर बदला बदला सा लग रहा है, काफी दोस्ताना दिखा रहा है। ये इसलिए तो नहीं कि हमने तेजी से सफर तय किया है। अगर ऐसा होता तो जाहिर रेगिस्तान से पहले आखिरी स्टेशन पर हमें 1 दिन का आराम तो करने देता। समझ में नहीं आता कुली बेचारा इतना थका हुआ है, उसे उर्गा तक कैसे हाँका जाए। सोच में तो ऐसे डूबा है जैसे कोई गहरी चाल चलने वाला हो, जिसका मुझे और कुली को सामना करना पड़ सकता है। या तो वो हमें मजदूरी का एक पैसा नहीं देगा, या फिर हमें रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देगा। लो भाई, सिगरेट पियो। मैं जानता हूं एक अच्छी सिगरेट के कश के लिए ये कुछ भी कर सकता है। खुदा का शुक्र है कि मैं काफी स्टॉक लेके आया हूं। उर्गा तो क्या, उससे भी तिगनी दूरी तक चलेगा हमारा तंबाकू। हमारा तंबाकू? हमारा तंबाकू, हाँ। लो लो लो, एक और लो। शाबाश, आओ बैठ करके सिगरेट पीते। आओ आ जाओ। अरे क्या हुआ, वहां क्यों खड़े हो? देखो सफर में आपस में नाता रिश्ता तो बन ही जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैठो।
बैठना नहीं चाहते तो खड़े रहो। भाई तुम लोगों का तो अपना अलग ही ढंग है। आमतौर से मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहूंगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि तुम इस कुली के साथ नहीं बैठना चाहोगे। और इसी तरह के फर्क पर ये दुनिया कायम है। लेकिन हम साथ बैठ के सिगरेट तो पी सकते हैं, नहीं? तुम सोच क्या रहे हो? बैठो। ये लो, 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 लो। है ना बढ़िया सिगरेट? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसी तरह के फर्क पर ये दुनिया कायम है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। इसमें एक तरह की डिग्निटी है, एक तरह का बड़प्पन है ना? अरे लो, पियो, तुम पी क्यों नहीं रहे हो? अच्छा सुनो, एक काम करो, फटाफट सारा सामान बांध लो और पानी याद करके रख लेना, क्योंकि आगे के इलाके में शायद पानी का मिलना बहुत मुश्किल हो। और हाँ, एक बात और सुनो, इधर मैं तुम्हें पहले से याद कर रहा हूं, जब तुम इस कुली के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे ना, इसकी नजरों में बुरे इरादे टपक रहे। इसलिए तुम्हें अपने बर्ताव को इसके साथ कुछ दिन के लिए बदलना होगा। ना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमें बस अपने सफर की रफ्तार बढ़ानी, भाई सुस्तानी है ये, इसलिए कह रहा हूं। तो देखो, अब हम जिस इलाके में पहुंचने वाले हैं वो पूरी तरह से वीरान है, उजाड़ है। हो सकता है ये वहां पहुंचकर अपना असली रूप दिखाए। समझ गए? देखो भाई, तुम तो एक भले मानस हो, इससे ज्यादा पैसा कमाते हो, तुम्हें तो बोझ भी नहीं उठाना पड़ता। ये सब वजहें काफी है कि ये तुमसे नफरत करे। इसलिए अगर मेरी एक नेक सलाह मानो तो थोड़े दिनों के लिए इसके साथ दूरी बढ़ा करो, तुम्हारा ही फायदा। जाओ, शाबाश। सौदागर कहता है कि जमीन में से तेल निकालना जनता की सेवा है। तेल निकलेगा तो यहाँ रेलें बन जाएंगी और सब तरफ खुशहाली होगी। लेकिन रेल बन जाने पर मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा? अरे तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी रेले वेले बनने वाली नहीं है। तेल मिल जाने पर भी ये लोग खोज को गुपचुप रखते हैं। और मैंने सुना है जो पहले तेल का कुआं दाब के बैठ जाता है उसे चोरी छिपे पैसा मिलता है। इसीलिए तो इस सौदागर को इतनी जल्दी है। ये तेल के नहीं बल्कि उस पैसे के पीछे है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे किसी की समझ में कुछ नहीं आता भाई। रेगिस्तान का रास्ता तो और खराब होता चला जाएगा। क्या मैं उसे पार कर पाऊंगा? हाँ हाँ, मैं हूं ना। क्या वहां डाकू है? होशियार रहना होगा, खास तौर पर आज पहले दिन। भाई स्टेशन पर हर तरह की भीड़ जमा जो होती है। और बाद में क्या होगा? बस मायर नदी पार करके पानी के सोतों के साथ साथ चलना है। तुम्हें रास्ता मालूम है ना? हाँ भाई, गाइड हूँ। क्या मायर नदी पार करना इतना कठिन है? वैसे तो नहीं, मगर जब बाढ़ आती है तो बहाव तेज होता है तो जान हथेली पर लेनी पड़ती है। ओ, ये कमीना इसके साथ बैठकर बातें कर रहा है। दोनों में इतनी दोस्ती हो गई है कि एक साथ सिगरेट भी पी रहे हैं। फिर क्या करते हैं? एक आध हफ्ते इंतजार करना पड़ता है नदी पार करने के लिए। अच्छा, तो बेटा इसको ये सलाह दे रहा है कि अपना पूरा समय ले और अपनी जान बचाए रखे। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, हमेशा अपने कुली की तरफदारी करेगा। इससे तो काम लेना बहुत मुश्किल है। खैर, इस वक्त ये दो हैं और मैं अकेला, और ये भी साफ जाहिर है कि आगे उजाड़ इलाका शुरू होने वाला है। इस तरह से काम नहीं चलेगा।
मुझे इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही है। यहाँ तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें रखा गया है इसलिए कि ताकि तुम देखो कि सामान ठीक से पैक हुआ है कि नहीं, और तुम यहाँ बैठे बैठे गप्पे हाँक रहे हो। देखे जरा तुमने पैकिंग कैसे की। तो इसे पैक करना कहते हैं, इसे पैक करना कहते हैं। तुम जानते हो एक स्ट्रैप टूटने का मतलब होता है एक दिन की देर, और ठीक वही तुम चाहते हो, देर। मैं कोई देर नहीं चाहता। अगर तुम तस्मा इतने जोर से नहीं खींचते तो वो कभी नहीं टूटता। स्ट्रैप टूटा कि नहीं टूटा? जवाब दो, स्ट्रैप टूटा कि नहीं टूटा? तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया। तुम कभी एक अच्छे गायक नहीं हो सकते। तुम्हें तो मजदूर होना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मजदूरों को बहकाते हो। ये मालूम है ये बात? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? ओ, तो अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। निकल जाओ मेरी नौकरी से, दफा हो जाओ। लेकिन तुम मुझे बीच रास्ते में से कैसे निकाल सकते हो? ये तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊर्जा के ऑफिस में नहीं कर रहा हूं, समझे? और ये लो अपनी मजदूरी आज तक के काम की। ए सराय वाले, इधर आओ। तुम मेरे गवाह हो, मैंने इसकी सारी मजदूरी दे दी है, समझे? और सुनो, आइंदा से अपनी ये नापाक शक्ल ना मुझे ऊर्जा में दोबारा मत दिखा। जाओ। मैं फौरन यहां से निकलना चाहता हूं। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम मेरे गवाह हो। मैं अपने आदमी के साथ अकेला जा रहा हूं। ये तो कुछ समझता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं। ऐसे में तो कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। और सबसे बुरी बात ये होगी कि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा कोई गवाह नहीं। एक काम करो, ये कागज और कलम मुझे दो। लाओ लाओ। रुको, ये पकड़ो, रुको। मैंने तुम्हारे साथ बैठ के बहुत बड़ी गलती की। ये बहुत बुरा आदमी है, इससे तुम होशियार रहना। और ये लो, ये मेरी सुराही भी रख लो। अगर तुम रास्ता भूल गए, और तुम जरूर भूलोगे, तो ये तुम्हारा सारा पानी छीन लेगा। चलो, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। चलो। नहीं नहीं, तुम मत बताओ। वो कहीं तुम्हें मुझसे बात करते हुए ना सुन ले। अगर उसने मुझे निकाल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे मुझे तो उसे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह किसी यूनियन में भी नहीं हूं ना। मुझ कमबख्त को तो सब कुछ सहना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं। कल जो लोग यहाँ से होकर उड़गा जाएंगे, उन्हें ये खत दे देना और कहना कि मैं अपने कुली के साथ अकेला जा रहा हूं। लेकिन ये कोई गाइड थोड़ी है। अच्छा, तो ये सब समझता है, इसे सब मालूम है, बस गवाह नहीं बनना चाहता ऐसे मामलों में। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे कुली को रास्ता समझा दो। जाओ चलो, तुम्हें रास्ता मैं समझाता हूँ। आ गया तुम्हें रास्ता समझ? जी मालिक। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सामान उठाओ और आगे बढ़ो। मर खप जाते हैं कायर और जीते हैं बस हिम्मतवर। मर खप जाते हैं कायर, जीते हैं बस हिम्मतवर। मर खप जाते हैं कायर, जीते हैं बस हिम्मतवर। यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल ठीक। तेल को धरती चीर के पाना, मजदूरों से बोझ उठवाना। धरती से मजदूर से भी लड़ते हैं आखिर हम ही। यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल ठीक। हाँ, यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल ठीक, यही तरीका बिल्कुल
नहीं, जनाब को तो गाना गाना है। मुझे वो आदमी कभी पसंद नहीं था, वो क्या नाम है उसका, तुम्हारा गाइड। एक दिन धौंस जमाए तो दूसरे दिन साला कलवे चाटे, कमीना। जी मालिक, उर्गारे उर्गा को जाता हूँ मैं, उर्गारे उर्गारे उर्गा को जाता हूँ मैं। उर्गा का रास्ता बहुत ही दुश्वार, थके हारे पाँव है पर करना है पार, क्योंकि उर्गा में बिस्तर है, उर्गा को जाता हूँ मैं। अरे भाई, तुम ये गाना क्यों गा रहे हो? हैं? क्या तुम्हें डाकुओं से डर नहीं लगता? हाँ, तुम्हें डाकुओं से डर क्यों लगेगा? तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो कोई तुमसे छीन ले? और जो कुछ भी छीनने लायक है वो सब तो मेरा ही है ना? उर्गारे उर्गारे उर्गा को जाता हूँ मैं, उर्गारे उर्गारे उर्गा को जाता हूँ मैं। राह मेरी तकती है उर्गा में बीबी, और मेरा छोटा सा नन्हा सा बेबी। चुप, एकदम चुप। अगर दोबारा तुमने गाया ना तो ठीक नहीं होगा। और तुम ये गाना गा ही क्यों रहे हो? वो भी इतनी जोर जोर से कि आवाज उर्गा तक पहुंच जाए। तो सीधे सीधे लफंगों को दावत देना है। खबरदार, दोबारा तुम गाना नहीं गाओ। जब उर्गा पहुंच जाना तो जितना जी में आए उतना गा लेना, समझे? अभी एकदम चुप, बैठो बैठो। अजीब आदमी है। इसको चाहिए कि अगर मेरा माल खतरे में पड़े तो उसकी ऐसे हिफाजत करे जैसे खुद इसका माल। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं करेगा। इन कुली लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं कि एक नंबर के कमीने होते हैं। हम सर काश कि मैं इसका मन पढ़ पाता, काश कि मैं ये जान पाता कि ये खुद खुद कर क्या प्लान कर रहा है। देखिए ना, हंसने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हंस रहा है। और ये क्यों चाहता है कि मैं इसके आगे आगे चलूं, जबकि रास्ता तो इसे पता है। सबसे बड़ी बात कि ये मुझे ले कहां जा रहा है। कभी दाएं ले जाता है, कभी बाएं ले जाता है, सीधा तो चलता ही नहीं है कम वक्त। ये क्या कर रहे हो? मालिक, रेत पर से पैरों के निशान मिटा रहा हूँ। रेत पर से पैर? पूछ सकता हूँ वो क्यों? मालिक, डाकुओं की वजह से। डाकुओं की वजह से? जी मालिक। हाँ, ठीक है ठीक है। रास्ता तुम्हें पता है तो तुम आगे आगे चलो ना, मुझे क्यों चला रहे हो? चलो चलो आगे चलो। चल। पाँव के निशान मिटा रहा हूँ रेत पर से। ये तो सही कह रहा है, रेत पर तो पाँव के निशान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे। इन्हें मिटा देना ही ठीक होगा। हाँ। मालिक, मालिक हम लोग सही रास्ते पर हैं मालिक। अच्छा, ये देख रहे हैं ना? हाँ, ये मायर नदी है। वैसे तो इस मौसम में नदी का पार करना मुश्किल नहीं है,
मगर बाढ़ आई हो, बहाव तेज हो तो जान पर खेलना पड़ता है। हाँ, और हमें इस नदी को हर हाल में पार करना है, ये भी समझ लो। मालिक, अगर इस मौसम में नदी पार करने में जल्दी करी तो चांद पर खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर भी हम इस नदी को पार करेंगे। मालिक, तो हमें एक नाव ढूंढनी पड़ेगी। हरगिज नहीं, उसमें बहुत वक्त लगेगा और खर्चा भी आएगा। पर मालिक, मैं तो ठीक तरह से तैर भी नहीं सकता। अरे तुम बात क्यों नहीं समझते? ये देखो, ये देखा, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। देखो पत्थर साफ दिखाई दे रहा है ऊपर बाहर। मालिक, पानी बहुत गहरा है। अरे पानी गहरा नहीं है, और एक बार नदी में कूद जाने के बाद तैरना वैरना सब कुछ आ जाता है। और तुम बात को मेरे ढंग से क्यों नहीं सोचते हर नजरिए से? क्या तुम इतने भोंदू हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि हम मुर्गा क्यों जा रहे हैं? अरे जमीन से तेल निकालना जनता की कितनी बड़ी सेवा है। सोचो जरा, तेल होगा तो रेल होगी, रेल होगी तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो कपड़े होंगे, खाने पीने की कितनी चीजें होंगी, और ना जाने क्या क्या होगा। और ये सब किसके बूते पर होगा? हमारे बूते पर होगा। और ये सब हमारे सफर तय करने के ऊपर निर्भर करता है। आज देश की आंखें तुम पर टिकी हुई हैं, तुम पर, तुम जैसे छोटे मामूली नाचीज इंसान पर। और तुम हो कि अपना काम करते हुए डर रहे हो, घबरा रहे हो। हद है किसी बात। मगर मालिक, मैं ठीक तरह से तैर नहीं सकता। अरे मैं भी तो अपनी जान का खतरा ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं? मुझे तो कई बार ये लगता है कि तुम्हें अपने काम से कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। और तुम क्यों चाहोगे कि हम ये सफर जल्दी पूरा करें? भाई क्योंकि तुम्हें तो रोज के हिसाब से मजदूरी मिलती है, तुम्हारा तो फायदा है। ये सफर जितना ज्यादा लंबा होगा तुम्हारा उतना ही ज्यादा मुनाफा हो। है ना यही बात? है ना यही बात? मैं क्या करूं मैं? ये पार कर पाना है संकट भारी, है संकट भारी, कि तैर कर जाना, कि पार कर पाना। ये नदी, ये एक नदी है, इसे पार कर पाना है संकट भारी, है संकट भारी, कि तैर कर जाना, कि पार कर पाना। ये देखो, उस किनारे पर दो आदमी खड़े हैं। पहला छलांग मारने को तैयार है, दूसरा घबराता है, सकुचाता है। क्यों? क्या पहला बहादुर है, दूसरा कायर? नहीं। दूसरी तरफ पहले को तो धंधा है, बिजनेस है, वो निकलता है दरिया से हंसता हुआ। मुनाफे नए हैं, नई जायदादें, मगर दूसरा वो भयंकर नदी से नए खतरों में, नई मुश्किलों में निकलता है हारा हुआ। ये एक नदी है, इसे पार कर पाना है संकट भारी, है संकट भारी, कि तैर कर जाना, कि पार कर पाना। ये नदी। तो क्या दोनों बहादुर हैं या दोनों अक्लमंद हैं? दोनों ने साथ साथ नदी को पार किया है, नदी को जीता है, मगर दोनों नहीं जीते। हम यानी तुम और मैं एक चीज नहीं है। हम मिलकर दुश्मन को हराते हैं
मगर तुम मुझे हराते हो। मालिक, मुझे कम से कम एक आध दिन का आराम तो करने दीजिए। मैं बहुत थक गया हूं। कुछ आराम के बाद मैं बाहर जा सकूंगा। एक आध दिन का आराम? मेरे पास उससे भी अच्छी एक तरकीब है। बताऊं तुम्हें क्या? अगर मैं ये रिवॉल्वर तुम्हारी पीठ में दाग दूं तो तब तो तुम शर्तिया ये नदी पार कर लोगे, मालिक, है ना? मालिक, बोलो। नहीं मालिक। दाग दूं? नहीं मालिक। फिर बोल। मालिक, चल। नहीं मालिक। बोल। नहीं मालिक। बोल। दाग दूं? मालिक। बोल। मालिक। बोल। मालिक। बोल। बोल। मालिक, बचाओ मुझे। मालिक, मैं डूब जाऊंगा। मालिक। मेरा पैसा मुझे डाकुओं से डराता है, लेकिन इस नदी की खतरनाक दशा को अनदेखा भी करवाता है। इसी तरह आदमी रेगिस्तान पे काबू पाता है, इसी तरह आदमी बहती हुई नदी पे काबू पाता है, और इसी तरह आदमी पे काबू पाता है। नदी पार करते वक्त तुम्हारा बाजू टूट गया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो। वैसे देखा जाए तो अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम शर्तिया डूब ही गए हो, लेकिन इन सब हादसों के लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं। मेरी भी टक्कर हुई पेड़ से, मुझे भी चोट आई, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। देखा, इसे कहते हैं बहादुरी। देखो, इस वक्त मेरे पास पैसे कम है, मेरा बैंक ऊर्गा में है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे और दे दूंगा, ठीक है? जी मालिक। ऐसे तो हमेशा चुप्पी साधे रहता है, लेकिन अपनी हर निगाह से ये जाहिर कर देता है कि इसकी बदकिस्मती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। वैसे इसके साथ जो हादसा हुआ है उसका असर इस पर तो कम, मुझ पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इन गरीब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लंगड़े लूले हो जाएं या गूंगे बहरे। इन्हें तो बस खाने को मिलते रहना चाहिए, उसी में खुश रहते हैं, आसूदा रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक, आइंदा से इस तरह दबे पांव मेरे पास मत आना, समझे? कोई मेरे सामने आए तो मैं उसके कदमों की आहट सुनना चाहता हूं, कोई मुझसे बात करे तो मैं उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। चल, बोलो क्या बात है? मालिक, मैं तो बस इतना कह रहा था कि टेंट तैयार है। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर के सो जाओ। सुनो, तुम टेंट के अंदर सो जाओ, मैं बाहर बैठता हूं, मुझे ताजा हवा की आदत है। जाओ।
करना न रहना बेवकूफी हो, किसी पर भरोसा करना बेवकूफी हो। इसके साथ जो हादसा हुआ शायद ये उम्र भर के लिए आपाइज हो गया। इसका मुझसे नफरत करना लाजमी है। वैसे इंसान के साथ एक टेंट में कैसे सोया जा सकता है? तो सोते वक्त कमजोर या ताकतवर इंसान में फर्क ही क्या रह जाता है? ये इंसान को सोना ही क्यों पड़ता है? पर मैं बाहर खुले में कब तक बैठा रहा? यहां तो हर किस्म की बीमारी का खतरा है, लेकिन इस वक्त इस इंसान से ज्यादा खतरनाक दूसरी और बीमारी क्या हो सकती है? जरा से पैसे के लालच में ये मेरे साथ चला। ये आप सब जानते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। रास्ता हम दोनों के लिए बराबर मुश्किल। अगर इसकी तरफ से सोचा जाए तो जब ये थका हुआ था तो इसे पीटा गया। जब ये गाइड से बात कर रहा था तो गाइड को डिसमिस कर दिया गया। जब इसने रेत पर से कदमों के निशान मिटाए, शायद डाकुओं के डर से, तो इस पे शक किया गया। सबसे बड़ी बात कि जब ये नदी पार करने से इनकार कर रहा था तो इसे रिवॉल्वर दिखाई गई, धमकाया गया, जबरदस्ती नदी में धक्का दिया। नहीं, मैं इस आदमी पर इतना भरोसा, इतना यकीन कैसे कर सकता हूं कि ये सब कुछ सहता रहेगा पर कुछ भी नहीं करेगा? इसके साथ एक ही टेंट में सोना तो बहुत खतरनाक बात है। देखिए जरा, अब किस तिकड़म में लगा हुआ बच्चा। साला आराम से सो रहा है। मेरे ख्याल से टेंट के भीतर जाना तो सरासर बेवकूफी हो, है ना? क्या हुआ? रुक क्यों गए? मालिक आगे रास्ता नहीं है। आगे रास्ता नहीं है? आगे रास्ता नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा? मालिक, अगर आप मुझे पीटो तो मेरे दुखते हुए बाजू पर चोट मत मारना। यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मालूम। लेकिन हान स्टेशन पर उस आदमी ने तुम्हें रास्ता समझाया तो था। हाँ मालिक। और उस वक्त तुमने कहा था कि तुम्हें रास्ता समझ में आ गया। हाँ मालिक। तो तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आया? नहीं मालिक। तो जब तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आया था तो तुमने हाँ क्यों किया? मालिक मुझे डर था कि आप मुझे निकाल देंगे। मालिक बस मैं इतना जानता हूँ कि रास्ता शायद पानी के सोतों के साथ साथ है। अरे तो गधे की दुम, चलो ना सोतों के साथ साथ। रुक क्यों गए? मालिक मगर क्या? मगर मालिक पता नहीं वो कहाँ है। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इन रास्तों पे पहले भी आ चुके हो। चलो। मालिक, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम लोग दूसरे दल का इंतजार कर लें? हाँ, क्यों नहीं? बहुत बात कह होगा कि हम दूसरे दल का इंतजार कर ले। इसीलिए तो हम ये यात्रा कर रहे हैं। मैं जिस जुगत में लगा हुआ हूँ कि हर हाल में उनसे आगे रहूं, और तू कह रहा है कि उनका इंतजार कर। तेरी अकल कहाँ गई है? लगाऊं? नहीं मालिक, तुझे मालिक गलती हो गई मालिक। बेटा गलती हो गई ना, एक काम करो, अपने पानी का फ्लास्क मुझे दे।
मालिक। दे, जल्दी कर। ला। मैं अगर चाहूं ना तो तेरी इस गलती की एवज में तेरा सारा पानी रख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ले, एक घोट तू भी पी ले। चल जल्दी पी। ला, दे मुझे, और अच्छे से देख ले, खाली हो चुका है ये पूरी तरह से, एक बूंद भी पानी नहीं है इसमें। दूसरा वाला भी दे। जल्दी लो, ला, चल सामान उठा, अब आगे बढ़। खैर, शायद हम इस इलाके से पहले भी गुजर चुके हैं, तो देख रहा है हमारे कदमों के निशान। मालिक, मालिक हम लोग सही रास्ते पर हैं मालिक, हमें जल्दी करनी चाहिए। देख, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अपनी मंजिल पे पहुंचने से। एक काम कर, तू टेंट यहीं लगा दे, हम थोड़ी देर यहीं आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे। चल। इसे पता नहीं चलना चाहिए मेरे पास भी और पानी, वरना अगर इसकी मोटी अकल में ये बात घुस गई ना तो ये कुछ भी कर सकता है। प्यास से गला सूख रहा है, काश कि हम जल्दी से जल्दी किसी पानी के सोते के पास पहुंच जाए। ये इंसान को पानी पीना ही क्यों पड़ता है? ये तो वही सुराही है जो गाइड ने मुझे स्टेशन पर दी थी। इसमें तो पानी है। एक काम करता हूं, ये सुराही मैं सौदागर को दे देता हूं, वरना बाद में अगर मुझे जिंदा पाया गया और सौदागर को अधमरा तो मुझ पर केस चलेगा। खबरदार, पत्थर नीचे फेंको, पत्थर नीचे फेंको। कमीना, इसने अपनी मौत को खुद बुलाया।
छिपाकर पाए सुकून। उस कागज पे बांध के जिस पे लिखा जाता है कानून, उस कागज पे बांध के जिस पे लिखा जाता है कानून, उस कागज पे बांध के जिस पे लिखा जाता है कानून, उस कागज पे बांध के जिस पे लिखा जाता है कानून। क्या तुम कुली की बेवा हो? मैं वही गाइड हूँ जिसने तुम्हारे पति को काम पर लगाया था। मैंने सुना है तुमने सौदागर को सजा देने और उससे हर्जाना लेने का दावा किया है। मैं सीधा इस अदालत में इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पास सबूत है कि तुम्हारा पति बेगुनाह था और सबूत मेरे बैग में है। मैंने सुना तुम्हारे पास सबूत है। मेरी बात सुनो तो उसको अपने पास ही रखो। क्या ये बेवा यहाँ से चली जाए? क्या तुम्हें ब्लैकमेल? अरे देखा जाएगा। मुझे क्या? कार्यवाही शुरू की जाती है। सबसे पहले मरने वाले की बीवी अपनी बात कहे। हुजूर, मेरा शौहर इन साहब का सामान जाही रेगिस्तान में होकर ले जा रहा था। जब सफर खत्म होने को था तो इन्होंने गोली मार के उसे कत्ल कर दिया। मेरा शौहर तो अब वापस आ नहीं सकता, मगर मेरी मांग है कि कातिल को कड़ी से कड़ी सजा हो। तुमने हर्जाने की मांग की? जी हुजूर, मेरा और मेरे छोटे बच्चे का कोई आसरा नहीं बचा। देखो, हर्जाना मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें कोई उलाहना नहीं दे रहा। जी हुजूर। हुजूर, सौदागर के पीछे पीछे एक दूसरा दल भी आ रहा था। वो गाइड जो पहले दल से डिसमिस कर दिया गया था, दूसरे दल में जाकर शामिल हो गया। इन लोगों ने इस वारदात को करीब 1 मील की दूरी से देखा है। वो साहब दूसरे दल के लीडर हैं। तो आपने वहां पहुंचकर क्या देखा? हुजूर, मैंने देखा कि सौदागर की बोतल में बहुत कम पानी था और वहीं उस बोतल के पास कुली मरा पड़ा था। तो क्या आपने उस कुली को गोली मारी? जी हाँ। क्या? उसने अचानक मुझ पे हमला किया। उसने हमला कैसे किया? वो पीछे से आया और मुझ पे वार करने की कोशिश कर क्या रहा आप था। बता सकते हैं कि इस हमले के पीछे वजह क्या थी? I mean, कुली का कुछ तो मोटिव रहा होगा। जी नहीं। क्या डिसमिस किया हुआ गाइड हाजिर है? हाजिर है। तुम्हें क्या कहना है? जहां तक मुझे मालूम है, सौदागर के लिए सबसे जरूरी ये था कि वो जल्द से जल्द दुर्गा पहुंचे एक सौदा तय करने के लिए। क्या आपको लग रहा था कि आपके पीछे जो दल आ रहा है वो बहुत तेजी से आपकी तरफ चल रहा था? हरगिज नहीं। हम उन दल से पूरा 1 दिन आगे थे और हमने इस फासले को लगातार बनाए भी रखा। तो फिर आपने उस कुली को बहुत तेज हाँका होगा। जज साहब, कुली को हाँकने का काम मेरा नहीं, इस गाइड का था। क्या मुलजिम ने तुमसे खास तौर पर कहा था कि कुली को बहुत तेज चलाओ? मैंने उसे मामूल से ज्यादा तेज नहीं चलाया। तो फिर तुम्हें डिसमिस क्यों किया गया? क्योंकि सौदागर की राय में मेरा कुली के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ताना था। और इतना दोस्ताना नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में ये जो कुली थी जिसके साथ इतना दोस्ताना बर्ताव नहीं होना चाहिए था, क्या उड़ा हुआ था? मेरा मतलब है, क्या जल भुन गया था? जैसा उसने मुझे खुद बताया, उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। वो ये सब कुछ इसलिए सहता रहा क्योंकि वो किसी यूनियन का मेंबर नहीं था। अच्छा, तो क्या उसे बहुत कुछ सहना पड़ा?
जवाब दो, और क्या जवाब देना है क्या नहीं ये सोचते मत रहो, क्योंकि सच्चाई तो यहां सामने आ ही जाएगी। मैं उसके साथ सिर्फ हान स्टेशन तक ही था। तो क्या उसके बाद कोई ऐसी बात हुई जिससे कूली के हमले की वजह पता चल सके? जी नहीं, मेरी तरफ से तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जनाबे आली, जितने उजले आप हैं उससे ज्यादा उजले बनने की कोशिश मत कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपका सुलूक रहमत के फरिश्तों के जैसा था तो फिर कूली के मन में जो आपके लिए नफरत थी उसका खुलासा कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि हम यकीन माने कि आपने जो कुछ भी किया अपने बचाव में किया, सेल्फ डिफेंस में किया, तो जाहिर सी बात कि कूली के मन की नफरत पर भी आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। जरा सूझबूझ से काम लीजिए। मैं कबूल करता हूं कि मैंने उसे एक बार पीटा था। और उसके मन में इतनी नफरत इतनी छोटी सी बात से पैदा हो गई? जी नहीं, दरअसल पूरा वाकया ये है कि रास्ते के बीच में एक नदी पड़ी, हमें उस नदी को पार करना था, लेकिन उसने उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तब मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसे धमकाया और उस नदी में उसे धक्का भी दिया, जिस वजह से उसका बाजू भी टूट गया। इसके लिए मैं ही कसूरवार था। कूली की राय? यहाँ जाहिर सी बात है, लेकिन बाद में मैंने उसे पानी से निकालने में मदद भी की। अच्छा चलिए मान लेते कि गाइड को डिसमिस करने के बाद आपने ऐसे मौके दिए कि कूली आपसे नफरत करे, और उससे पहले देखिए, एक पल को सोचा जाए तो सारी बात खुल के सामने आ जाती। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे बहुत कम तनख्वाह दी जाए, जिसे बार बार मारा पीटा जाता है, यहां तक कि उसकी जान तक से खिलवाड़ कर दिया जाए, ऐसा आदमी भला नफरत ना करे? उसकी नफरत बिल्कुल जायज है। तो मानते हैं ना कि कूली सौदागर से नफरत करता था? जी नहीं, वो इस सौदागर से नफरत नहीं करता था। अच्छा, अब हम हान स्टेशन के सराय वाले से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी। हो सकता है कि उसके बयान से हमें सौदागर और उसके आदमियों के आपसी रवैये के बारे में कुछ पता चल सके। जी हुजूर। तो सौदागर का अपने आदमियों से कैसा रवैया था? जी हुजूर, काफी अच्छा रवैया था। क्या सच सच बोलने से तुम्हारे धंधे पर बुरा असर पड़ेगा? चाहो तो अकेले में बयान दे सकते हो। नहीं नहीं, इस मामले में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे सौदागर गाइड को यहाँ तक कि पूरी तनख्वाह बिना किसी झगड़े के दे दी, और कुली के साथ भी अच्छा ही सलूक किया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्टेशन पर रास्ते की आखिरी पुलिस चौकी है ना? हाँ, वहीं से जाही का उजाड़ रेगिस्तान शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब सौदागर का दोस्ताना बर्ताव हालात का तोहफा हुआ और ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। ये दोस्ताना तो जैसे एक चाल थी। मैं एक बात और मानता हूँ, रास्ते में कई बार वो बीच बीच में कुछ गा रहा था, गुनगुना रहा था। तभी मैंने उसे रिवॉल्वर से धमकी दी और गाने की मना किया। मेरे धमकी देने के बाद मैंने उसे दोबारा कभी गाते या गुनगुनाते नहीं सुना। वो बिल्कुल जल भुन गया होगा। ये तो लॉजिकल है, माकूल बात। देखिए, इस बात पर मैं फौज का जिक्र करता हूँ। अगर कोई जवान अपने अफसर से कहे कि आप अपने लिए पीछे से लड़ते हैं और हम आपके लिए मोर्चे पर लड़ते हैं, तो बात समझ में आती है। उसी तरह से कूली सौदागर से कह सकता था कि आप अपने लिए बिजनेस करते हैं और मैं आपके बिजनेस के लिए मजदूरी का जोखिम उठाता हूं। क्यों? सही है ना? एक बात और है जो मैं मानता हूँ। सफर के दौरान हम रास्ता भटक गए। तब हमने एक फ्लास्क के पानी का तो बंटवारा किया, लेकिन दूसरे फ्लास्क का पानी मैं पूरी तरह से अपने पास ही रखना चाहता था। तो फिर हो सकता है कि उसने आपको पानी पीते हुए देख लिया। यकीनन उसने मुझे पानी पीते हुए देखा हो। मैं जानता था कि वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए जब हम उजाड़ इलाके में पहुंचे तो मैं हमेशा चौकन्ना रहने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझ पर हमला करे। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार डालता। नहीं
ये नहीं हो सकता। वो इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता था। उसने आज तक कभी किसी पे हमला नहीं किया। उसने आज तक कभी किसी पे हमला नहीं किया। सब्र रखो, उसके बेगुनाह होने का सबूत मेरे पास है। अच्छा, वो पत्थर जिससे कूली सौदागर को मारने की धमकी दी थी, मिला या नहीं? ये रहा वो पत्थर, ये मैंने मुर्दे के हाथ से लिया था। जरा देखिए, क्या ये वही पत्थर है? आप पहचानते हैं इसे? जी हाँ जज साहब, ये वही पत्थर है। तो फिर देखिए जरा पत्थर में क्या है। पानी? अरे ये तो पत्थर नहीं सुराही है। इसका मतलब वो सचमुच में पानी पिला रहा था। देखा आपने, मैं ये साबित कर सका कि वो बेगुनाह था। मुश्किल था, मगर मैं इसे साबित कर सका। और ये सराय वाला मेरा गवाह है। ये सुराही मेरी है और ये सुराही मैंने ही कुली को दी थी जब वो हान स्टेशन से चला था। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मतलब क्या हम मान लें कि उसने आपको कुछ पीने के लिए दिया था? यकीनन वो पत्थर ही रहा होगा। वो पत्थर नहीं था, यही सुराही थी। लेकिन आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। मैं कैसे मान लूं कि वो सुराही थी, पत्थर नहीं था? वो मुझे पीने के लिए पानी क्यों देता? मैं कोई उसका दोस्त तो नहीं था ना। लेकिन उसने फिर भी इसे पानी दिया। अरे लेकिन कूली ने सौदागर को पानी दिया ही क्यों? मेरे ख्याल से उसने सोचा कि सौदागर प्यासा है, या इसलिए कि वो एक रहमतमंद इंसान था, या फिर इसलिए कि वो एक बेवकूफ था। उसके मन में सौदागर के लिए कोई नफरत नहीं थी, कोई बैर नहीं था। फिर तो वो निहायत ही बेवकूफ किस्म का इंसान था। मेरी वजह से उसे चोट पहुंची, शायद उम्र भर के लिए उसका बाजू टूट गया। वो मुझसे नफरत करता था। मैं ये कैसे सोच लेता? मैं कैसे मानता? और मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा कि उसका मेरे ऊपर हमला करना वाजिब ही था। तो इसका मतलब आपने सब सोच समझकर ये मान लिया कूली के मन में आपके लिए बैर था। फिर तो हो सकता है कि आपने एक ऐसे आदमी को मार दिया जो शायद आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, क्योंकि आप ये जान ही नहीं सकते कि उसके मन में ऐसा कुछ करने की मंशा थी ही। मतलब आप ये नहीं जान पाए कि ये जो कूली था ये एक अलग किस्म का, एक एक्सेप्शन था। जज साहब, जो मामूल है यानी कि जो होता आया है उसे सही समझना ही समझदारी है। गो बाय रूल, नॉट बाय एक्सेप्शन। यही तो। आखिर कूली अपने पर जुल्म करने वाले को पानी देता है क्यों? वेल, अब अदालत मशवरा करेगी। मिला जो तरीका हमें वो है ऐसा कि इंसानियत जिसका हिस्सा नहीं है। मिला जो तरीका हमें वो है ऐसा कि इंसानियत जिसका हिस्सा नहीं है। कर कोई भी ऐसी हरकत करेगा, सजा उसको इसकी भुगतनी पड़ेगी। सजा उसको इसकी भुगतनी पड़ेगी। तरस खाओ उस पे जो गमख्वार दिखे, उसे रोक लो जो मददगार दिखे। उसे रोक लो जो मददगार दिखे। पुकार कोई घर तो बन जाओ पत्थर। पुकार कोई घर तो बन जाओ पत्थर। मुसीबत में पड़ जाओगे गर ये भूले। अदालत एक सवाल और पूछना चाहेगी। क्या कूली की मौत से आपको किसी भी किस्म का फायदा पहुंचना मुमकिन था? कतई नहीं। वो सफर का सारा सामान लेके जा रहा था, औजार और नक्शे वगैरह। उन सब सामानों में काफी वजन था। अब इतना वजन तो मैं अकेला नहीं ढो सकता था ना। तो इसका मतलब आप उर्गा में सौदा पक्का नहीं कर पाए? जी नहीं, मैं उर्गा देर से पहुंचा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब अदालत अपना फैसला सुनो। देखिए, अदालत के सामने ये बात तो साबित हो गई कि कूली अपने मालिक के करीब पत्थर नहीं
बल्कि सुराही लिए पहुंचा था। मगर फिर भी इस बात पर ज्यादा यकीन हुआता है कि वो उस सुराही से अपने मालिक का कत्ल करना चाहता है, न कि उसे पीने के लिए कुछ दे रहा। बोझा ढोने वाला ये कुली उस वर्ग का था जिसके पास वाजिब वजह है कि वो खुद को बेबस और बेचारा समझे। आखिर इस वर्ग के लोगों के लिए तो ये सहज समझदारी ही है कि पानी के बीच होने वाले बंटवारे से अपना बचाव करें। आखिर ये लोग जो तंग नजर हैं, जिनकी नजर सिर्फ ऊपर से देखने वाली असलियत को ही पकड़ पाती है, उनके लिए तो अपने पर जुल्म करने वाले से बदला लेना सही साबित होगा। अपना फायदा ही फायदा नजर आएगा। सौदागर उस वर्ग का नहीं जिस वर्ग का कुली था। सौदागर ने यह कबूल किया कि उसने कुली के साथ बर्बरता की, इसलिए उसे तो कुली से बुरे सलूक का अंदेशा था। वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कुली उससे हमदर्दी रखेगा। सौदागर ने अपनी अक्लमंदी से यह जान लिया कि उसके ऊपर बड़ा भारी खतरे का अंदेशा है। हालात ही ऐसे थे कि खतरे का अंदेशा। इलाका वीरान था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं। इसलिए सौदागर डर गया। पुलिस मौजूद थी नहीं, तो नौकर के लिए अपने हिस्से के पानी को हथियाना आसान हो सका। उल्टा इससे उसे बढ़ावा मिला। तो सौदागर ने जो कुछ भी किया अपने बचाव में किया, सेल्फ डिफेंस में किया। अब ये बहस बेमानी है कि वो वाकई जोखिम में पड़ा या उसे सिर्फ जोखिम का एहसास है। आखिर उन हालातों में जोखिम का एहसास होना लाजमी था। इसलिए सौदागर को रिहा किया जाता है और कुली की बेवा की फरियाद रद्द की जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, यही कातिल है, यही कातिल है, ये यतीम लहू। किसी के पास समाअत का वक्त है ना दिमाग। ज़बाने मुद्दई खम है, शहादत आवारा। ज़मीं के सीने पे बहता है खून का धारा। तो हाजरीन, सफर का किस्सा यहाँ खत्म हुआ। आपने देखा और सुना। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। मगर बर्टोल्ट ब्रेख्ट आपसे ये अपील करता है कि चाहे अजीब ना हो ये बात, लेकिन जान ले कि बेतुकी तो है। आम से है ये बात, मगर इसे समझाना आसान नहीं। इसमें जो बात मामूली लगे उस पर हैरत होनी चाहिए। इसमें जो कायदा है पहचाने कि वो ज्यादती है, और जब ज्यादती को पहचान ले तो उसे मिटाए, उसे दूर करे। ये अपील बर्टोल्ट ब्रेख्ट की है। वैसे आप खुद समझदार है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है। जो देखा आम फसाना है, सुना जो अक्सर होता है।
फैज़ खान साहब, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। फैज़ खान साहब ने इस प्ले को बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। सालों पहले मैंने भी कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट करूँ, और मेरा सबसे पसंदीदा नाटक है जिसको मैंने किया। फैज़ साहब, बहुत बहुत मुबारक। अब आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हमारा तारुफ करवा सकते हैं। शुक्रिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए। मैं इस कामयाब शाम के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक सर का, जिन्होंने इस खूबसूरत नाटक को लिखा हमारे लिए। एक बार जोरदार तालियां। एक बार तारुफ कराता हूँ। म्यूजिक पर जो हमारे साथ थे, बैकग्राउंड म्यूजिक पर अतुल सिंह, परकशन पर हर्षित, हारमोनियम पर विपिन सैनी, जो कुली की बेवा थी वो प्रभजोत, कुली अमान अहमद, जज सुमित सिंह, राहुल पुलिसमैन, गाइड विपिन, अर्जुन निशांत, सराय वाला यश, दूसरे दल के लीडर पृथ्वी, कोरस में हमारे साथी आकांक्षा, कुलदीप, किशान और हमारे नाटक के सौदागर आशीष शर्मा। अशोक सर, रक्षंदा मैम, आप सभी लोगों को, इद्रीस सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत फेस्टिवल की शुरुआत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ अगले 3 फेस्टिवल जो आगे ड्रामाज हैं वो बखूबी यहाँ पर आप लोग आएंगे, अपनी तशरीफ लाएंगे। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इस उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का दूसरा ड्रामा कल 20 तारीख को शाम 6 बजे अजीब रास्ता है ये, तहरीर प्रोफेसर दानिश इकबाल, पेशकश विंग कल्चरल सोसाइटी पेश किया जाएगा। आप सभी से दरख्वास्त है कि उसमें भी आप तशरीफ लाएं और उसकी रौनक बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया।